भी माफिया की कमर तोड़ने के लिए पुलिस एक्शन लेती है। बालू माफिया दुस्साहस पर उतर आते हैं। वे खुलेआम पुलिस को चुनौती देकर आतंक मचाते हैं। और तो और पुलिस जवानों पर जानलेवा हमला करने से भी बाज नहीं आते हैं। सवाल है कि क्या बालू माफिया क्यों पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 दिन के भीतर बालू माफिया ने 2 जवानों की जान लेने की कोशिश की। सासाराम में पुलिस जब बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची तो माफिया ने बालू लदे ट्रैक्टर से सिपाही मुकेश कुमार को रौंद दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एसपी जैन मोड़ के पास की है। तो बालू माफिया का यह दुस्साहस देखिए, जहां पर जब भी इस अवैध बालू खनन के खिलाफ, बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस पहुंचती है, टीम पहुंचती है, वहां ये पलटवार करते हैं। और एक बार फिर से सासाराम से ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां 2 जवानों की जान लेने की कोशिश की गई। सासाराम में पुलिस जब बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो माफिया ने बालू लदे ट्रैक्टर से सिपाही मुकेश कुमार को रौंद दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हैं, इलाजरत हैं। उन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एसपी जैन मोड़ के पास की सामने आई है। अजीत हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अजीत, एक बड़ा मामला सामने आता है जब टीम पहुंचती है अवैध बालू खनन के खिलाफ, बालू माफियाओं के खिलाफ, लेकिन उन्हें ही जान से मारने की कोशिश तक कर दी जाती है। बालू माफिया बिल्कुल बेखौफ है। क्या कार्रवाई और क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? जी, ये कोई पहली बार की बात नहीं है। बार बार इस तरह के मामले होते हैं और जो बालू माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इस तरह के दुस्साहस करते हैं। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पूरी ट्रैक्टर को चढ़ा दी गई एक जवान से, और मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। और इन्हें अब जो चिकित्सकों की टीम है, इलाज प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया है और उनके परिजन भी अब यहाँ पहुंच गए हैं। तो फिलहाल जो अभी जो स्थिति है उनकी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन उन्हें वाराणसी भेजा गया है। और बता दें कि जिस तरह से बालू माफियाओं का यहाँ पर तांडव देखने को मिला है और शहर की तरफ जब ट्रैक्टर में बालू लोड कर प्रवेश किया जा रहा था तो ये मुकेश कुमार जवान हैं और ट्रैफिक के जवानों ने जब उसे रोकना चाहा तो वो पूरे ट्रैक्टर को लेकर कुचलते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन क्योंकि स्थानीय लोगों ने काफी शोर मचाया, हंगामा किया और स्थानीय लोगों के पहल पर ट्रैक्टर को फिलहाल पकड़ लिया गया, लेकिन चालक है वो भागने में सफल रहा। फिलहाल जो है मुकेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, उन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। जी, और आगे कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है? जिस ड्राइवर की बात करेंगे वो फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के इस संबंध में जो ट्रैफिक के डीएसपी हैं अमरकांत, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि चूंकि अभी उनकी प्राथमिकता है जो घायल जवान है उनकी जान बचाना, और वो खुद डीएसपी खुद उसको लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। और जो स्थानीय पुलिस है, सासाराम की नगर थाना की पुलिस और मुफस्सिल थाना की पुलिस, वो जो है जो ट्रैक्टर चालक है उसके धर पकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिए हैं और दावा है कि 1-2 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, शुक्रिया अजीत इस अपडेट के लिए आपका। वही 2 दिन पहले ही नारदीगंज थाने की टीम पर माफिया ने हमला किया था, जिसमें ट्रैक्टर से एक एएसआई को कुचल दिया गया, जिससे वह पूरी तरह से जख्मी हो गए। बीती रात नारदीगंज थाने की पुलिस बालू के अवैध उत्खनन को लेकर मधुबन इलाके में रेड करने के लिए गई थी। जैसे ही टीम वहां रेड करने पहुंची तो बालू माफियाओं ने वहां रेड टीम में शामिल एएसआई नागेंद्र प्रसाद पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद हुई कार्रवाई में नवादा पुलिस ने इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए कैसे दिन के उजाले में इस पीले सोने की लूट हो रही है, और जब भी ये टीम पहुंचती है इन पर कभी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है, कभी बड़े हमले कर दिए जाते हैं। और ऐसे में इन जवानों की भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ जाते हैं। लेकिन सवाल बार बार यही कि क्या बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं, जबकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कड़ा एक्शन हम लेंगे, लेकिन ये बेखौफ बालू माफिया
जो जान लेने पर उतारू हो जाते हैं जब भी टीम उनके पास कार्रवाई के लिए पहुंचती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो जवान घायल है वो फिलहाल इलाजरत हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं और चुस्ती बढ़ाने की जरूरत है। तो देखिए कैसे बिहार में बालू माफिया आतंक मचा रहे हैं। जब पुलिस उन्हें रोकने जाती है तो उन पर हमला होता है। ये सासाराम की तस्वीर है जहां सिपाही को रौंद दिया गया। 2 दिन पहले की भी तस्वीर नवादा से सामने आई थी, जहां नवादा में एएसआई को रौंदा गया था। तो देखिए किस तरीके से ये जो सिपाही है वो कराहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चोट गंभीर लगी है और ऐसे में अब एक्शन और सख्त लेने की जरूरत है। गोपालगंज के चर्चित मूक बधिर संतोष यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका का सगा भाई रामकिशोर यादव ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने शूटर राजकिशोर और रामकिशोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जांच में पता चला कि पारिवारिक विवाद और जमीन विवाद की वजह से हत्या की साजिश रची गई थी। पहले गिरफ्तार किए गए 3 निर्दोष लोगों को अब रिहा कराने की तैयारी है। गलत जांच और निर्दोषों को जेल भेजने के आरोप में मीरगंज थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। ये सारी बातें आई कि मृतक का भाई ही संदिग्ध है। तो जब पूछताछ हुई तो उसने ये भी बताया कि मरने के बाद उसने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया ताकि ये पूरी तरह मर जाएं, और फिर पुलिस को 112 को उसने कॉल किया। तो इस घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा जिससे ये घटना की गई थी, जिंदा कारतूस है, वो बरामद कर लिया गया है। जो इस कांड का सूचक था भाई मृतक का रामकिशोर यादव, और जो शूटर था राजकिशोर सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों को जेल भेजा जाए और जो 3 निर्दोष जिनके साथ रामकिशोर यादव का विवाद था, उन तीनों को जेल से मुक्त कराने के लिए न्यायालय को प्रतिवेदन दिया जा रहा है। इसमें सही अनुसंधान हुआ है। गोपालगंज पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मौके से 95 लाख से अधिक की नकदी, नोट गिनने की मशीन, केमिकल और काले रंग के कागज के बंडल बरामद किए गए हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों को केमिकल से नोट दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करते थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य नेटवर्क और शिकार हुए लोगों की तलाश में जुटी है। दरअसल बैकुंठपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिंहासनी इलाके में कुछ संदिग्ध लोग बड़े पैमाने पर ठगी की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर एसडीपीओ सिधवलिया के नेतृत्व में बैकुंठपुर, सिधवलिया और मोहम्मदपुर थाने की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इसके बाद देर रात तक छापेमारी की गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 95 लाख कैश जब्त किया गया है। कैश दोगुना करने का झांसा दिया जाता था। इस ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। 95 लाख कैश जब्त किया गया है। वहीं नोट गिनने की मशीन भी जब्त की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए मास्टरमाइंड सहित 8 की गिरफ्तारी की है। वहां से करीब 95 लाख रुपए के नोट मिले हैं। 500 की डिड्डियां हैं। इसमें अभी संदेह हम लोगों को हो सकता है इसमें कुछ जाली नोट भी होंगे, जिनकी भी जांच की जाएगी। और साथ में इसके साथ जो नोटों के बीच में जो सफेद कागज पेपर लगाते थे, जिसको एक कन्वर्ट करके झांसा देकर व्यक्तियों को फंसाते थे, वो बरामद हुआ भारी मात्रा में। 95 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जिस एसिड और बेसिक एजेंट्स का ये लोग उपयोग करते थे, केमिकल्स का, जिसके माध्यम से कागज का कलर चेंज होता था ताकि लोग झांसे में आ जाएं, वो बरामद हुआ है। और नोट गिनने की मशीन बरामद। कुल 8 लोग उस कमरे में मौजूद थे। उन सब से पूछताछ हो रही है। उन सब से पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये जो गिरोह है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमानपुर से रिलेटेड है। और वहाँ का रहने वाला फरहद जो है वो आया हुआ था बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में दिलशेर नाम का एक व्यक्ति है जो इस काम को बहुत पहले से करता था। वो झाड़ फूक और तांत्रिक टाइप की चीजें करता था ताकि लोगों को झांसा, जो भी लोग कष्ट में होते थे, जो भी लोग परेशान होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। टीसी देने के बहाने घर बुलाने का आरोप है। शिक्षक राहुल भारद्वाज पर केस दर्ज किया गया है। उपहारा मिडिल स्कूल का यह मामला है। परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ जुटी है। तनाव बढ़ने पर कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद शिक्षक को जेल भेजा गया है। औरंगाबाद की तस्वीरें, जहां छात्रा से छेड़खानी का आरोप, टीसी देने के बहाने घर पर शिक्षक ने बुलाया। शिक्षक राहुल भारद्वाज पर केस दर्ज किया गया है। कई थानों की पुलिस पहुंचकर हिरासत में शिक्षक को ली है। पूछताछ जारी है। तो परिजनों, ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आखिर इन छात्राओं के साथ इस तरीके का व्यवहार अगर शिक्षक करे तो ऐसे में उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि टीसी देने के बहाने इस शिक्षक ने उस छात्रा को घर पर बुलाया और छात्रा से छेड़खानी की, ऐसा आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। उपहारा मिडिल स्कूल का यह मामला सामने आया है। परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई थानों की पुलिस एक साथ पहुंची है। स्कूल परिसर में भी लोगों की भीड़ है। फिर पूछ रहे तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। मेरा कुछ दिन पहले किडनैपिंग हो गया। अच्छा। तो बोल रहे तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, सच सच बताना। हम सच सच बता रहे थे। क्या बोल रहे हैं ना कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच्चाई नहीं बता रही। तो हम बोले ना कि मेरे ऊपर बीता हुआ, तो हम न जान रहे कि मेरे ऊपर क्या बीता हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो मतलब हम सच बोला था, हम मानते कि तुम सच बोल रही हो, पर कुछ तो झूठ हमसे छिपा दे। बोले नहीं सर नहीं झूठ। अरे मेरा बार बार ऐसे करके हाथ पकड़ ले रहे थे, बार बार फिर हटा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ऐसे से, तब मेरे पास बैठ जा रहे, बार बार मेरा हाथ ऐसे से करके सरासर निराधार है। ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। हाँ, घर पे आई थी क्योंकि इसकी माता जी जो है तो हमारे घर में कुछ रेंटर हैं, उनके यहाँ काम करती हैं, तो हमने बुलाया था उन्हीं के द्वारा। लेकिन माता जी के साथ आई और सहेली के साथ आई, और एक बार तनुजा मैम की उपस्थिति में 3 बार ये आई है, जो इसे पुष्टि की जा सकती है। इस संबंध में हम लोग ने यहाँ जाँच किया। लोग आक्रोश था टीचर के प्रति, तो उनको अभी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और FIR कर विधि सम्मत कार्रवाई की है। ग्रामीण था क्रोशित ग्रामीण की टीचर के द्वारा टीचर पे आरोप लगा था और उनके वो शिष्या थी। नवादा सदर अस्पताल की OPD में ऑर्थोपेडिक विभाग अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। विभाग के बाहर ताला लटका है और अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस चिपकाकर बताया है कि डॉक्टर की लंबी छुट्टी पर जाने की वजह से सेवा बंद है। इससे रोजाना आने वाले सैकड़ों मरीजों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि विभाग में बाहरी लोगों द्वारा इलाज किए जाने का मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने डॉक्टर से जवाब मांगा था। इसके बाद डॉक्टर छुट्टी पर चले गए और विभाग बंद हो गया। नवादा सदर अस्पताल अगर आप इलाज कराने आ रहे हैं तो आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विभाग के डॉक्टर बैठे हैं या लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवादा सदर अस्पताल के कुछ वार्ड जो है वहाँ ताला लटके हुए हैं और सूचना वहाँ लटका दिया गया है कि डॉक्टर के छुट्टी पर चले जाने से मरीज को नहीं देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या लोगों को ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को लेकर हो रही है, क्योंकि सर्वाधिक मरीज यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो है विभाग की तरफ से एक नोटिस लगा दिया गया है और बताया गया है कि डॉक्टर के छुट्टी पर चले जाने से यह हड्डी विभाग जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि इसी डिपार्टमेंट के एक बाहरी व्यक्ति जो है आकर इलाज कर रहे थे। लोगों को यह नहीं पता था कि डॉक्टर कौन है और वह बाहरी आदमी कहाँ से इलाज कर रहा था। तब से यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। यहाँ आने के बाद हमसे कम से कम 2 लड़का का एक लड़का का हाथ टूट गया, दूसरे लड़का का पैर टूट गया। जब भी हमने आया तो हमेशा देखता हूँ कि ऑफिस खुला रहता है लेकिन डॉक्टर इसमें नहीं रहता है। जब हम गार्ड से पूछे कि भाई डॉक्टर साहब कब बैठेंगे तो उसने बताया कि हमको नहीं मालूम, आप जाकर पता कीजिए। सब है डॉक्टर है ही नहीं यहाँ थे और जगह थी जिससे OPD को भेजाया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं कितना दिन से नहीं मिल रहा है? ये तो सर 4-5 दिन से हमारे तो फिर आज प्लास्टर करवाए, प्लास्टर नहीं हुआ। लेकिन कई लोग हैं जो घूम कर लौट रहे हैं और डॉक्टर के नहीं रहने के कारण उन्हें जो है वो काफ़ी परेशानी हो रही है। अब ऐसे में ये समझना होगा कि अस्पताल अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। तो अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर क्या कदम उठाती है और इस हड्डी डिपार्टमेंट को फिर से खुलवाती है ताकि लोगों का फिर से इलाज शुरू हो सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो देखिए, ये हम नवादा की तस्वीर दिखा रहे थे। डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं और अनिश्चितकालीन ये बंद रहेगा। ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं जहां पर
लिखा गया है कि आए हुए मरीज जो हैं वो जनरल ओपीडी में जाकर के दिखा लें। सवाल यही है कि अब इन मरीजों का क्या होगा। अनिल विशाल फोन लाइन पर हमारे साथ है। अनिल विशाल, डॉक्टर साहब छुट्टी पर चले गए हैं, क्या कोई लिखित छुट्टी उन्होंने ली है या फिर ऐसे ही चले गए हैं और नोटिस चिपका दिया गया है? क्या कार्रवाई कुछ मामले में हो पाई है? जी देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही इस बात का खुलासा किया था कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जो है बाहर से आए हुए कुछ अवैध लोग जो हैं वो इलाज कर रहे थे। और इस चीज का जब न्यूज 18 ने जब खुलासा किया था तो सिविल सर्जन ने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से जवाब तलब किया था और उस समय डॉक्टरों ने समुचित जवाब नहीं दिया और उसके बाद वे लोग लिखित आवेदन देकर लंबी छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के आगे ये नोटिस चिपका दिया कि डॉक्टर के लंबे समय तक छुट्टी पे चले जाने के कारण विभाग को फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ के जो रोगी हैं वो जनरल ओपीडी में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे में देखिए एक सवाल उठता है कि क्या जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के जो लोग जो आ रहे हैं वो करीब 10-11 दिन से वो लगातार घूम रहे हैं और तो अनिल 10-11 दिन हो चुके हैं, सिविल सर्जन क्या आ रहे हैं, कितना वक्त लगेगा, कब ये इलाज हो सकेगा? देखिए उनका ये कहना है कि पहले पीजी बॉन्ड कुछ डॉक्टर यहाँ पे इलाज कर रहे थे मगर उनका पीजी बॉन्ड समाप्त हो जाने के बाद डॉक्टर जो है कुछ डॉक्टर जो है वो सदर अस्पताल से मगर 2-3 डॉक्टरों की जो है यहाँ परमानेंट बहाली है। उन्होंने ही वो लंबे समय के लिए छुट्टी का आवेदन दे रखा है, जिस कारण अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है जितने भी उस रोग से जुड़े लोग जो आ रहे हैं वो भगवान भरोसे ही इलाज कर रहे हैं, क्योंकि जनरल डिपार्टमेंट के डॉक्टर जो वो पूरी तरह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कल तो हमने एक ऐसा केस देखा जिसमें से एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का पैर जो है वो फ्रैक्चर हो रहा था, वो इसी तरह ही उसे प्लास्टर करा के अपने भरोसे ही करके वो निकल गया। और मगर यह सवाल, एक गंभीर सवाल यह उठता है कि आखिर यह जो बंद का जो नोटिस बोर्ड जो है वो कब तक चलेगा। लोग जो है बड़ी संख्या की ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट वो है चूंकि लंबी छुट्टी को मंजूरी मिली है, उसे स्वीकार किया गया है, तभी डॉक्टर छुट्टी पे हैं जैसा कि बता पा रहे हैं आप। कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है ताकि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो? देखिए अभी तक फिलहाल कोई ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ उस मरीज के, हालांकि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के पर्चे कट रहे हैं और उन्हें जो है जनरल मेडिसिन के ही डिपार्टमेंट में भेजकर इलाज कराया जा रहा है। जो छोटी मोटी जो परेशानियां होती है वहाँ ठीक हो जा रहा है, मगर जो गंभीर जो समस्या आ रही है उसका लोगों का इलाज वहाँ कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है और वह डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद है और ताले लटके हुए हैं और नोटिस लगा दिए गए। लोग आ रहे हैं और घूमकर ऐसे ही चले जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए आपका। अब बात एक ऐसी खबर की जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कैमूर में 4 सिरकटी लाश मिलने से सनसनी है। इस सीरियल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। अपराधियों ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद हर कोई सहमा हुआ है। चार सिरकटी लाश, सीरियल मर्डर से सनसनी, सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। नदी में बहते 2 नीले रंग के सूटकेस, सूटकेस के भीतर सड़ी गली लाशें। नहर के किनारे बोरे में बंद बॉडी के पार्ट्स। ये तस्वीरें आपको हिलाकर रख देंगी। कैमूर के दुर्गावती नदी के ऊपर पुल पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला रुका है। नदी किनारे पुलिसकर्मियों की टीम तफ्तीश में जुटी है। कैमूर में 4 सिरकटी लाशों के मिलने के बाद पुलिस पूरी गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पुलिस सबूत जुटाने में जुटी है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना आसान नहीं है। दुर्गावती नदी किनारे मिले 2 सूटकेसों में सड़ी गली 2 लाश मिलने के बाद सबके होश उड़े हुए हैं। तो अभैदे नहर के किनारे बोरियों में शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में फिर से सनसनी फैली है। दोनों शवों के सिर गायब है। अपराधियों ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद हर कोई सहमा हुआ है। सूटकेस में शरीर के कटे हुए अंग और बोरे में बंद बॉडी के पार्ट्स, इस खौफनाक तस्वीर को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। अब पुलिस ने लाशों के बारे में जानकारी देने वालों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वो अभी डिटेल आपको इन्वेस्टिगेशन सुराग नहीं पता था ऐसा किस लिए कैसे वो तो सुराग रहता तो आप लोग को भी तो पता रहता। ऐसे थोड़ी है कि हम लोगों ने सबको आप लोग के माध्यम से भी बोल दिया है कि किसी का कुछ इस तरह से कहीं पर भी पुलिस का सबसे बड़ा है सूचना अगर देता है तो हम लोग जाकर उसको वेरीफाई भी करते। पुलिस के लिए असरदार बना हुआ है हत्या।
देख रहे हैं इसको आगे हम लोग किस तरह से। उसके लिए एसपी कैमूर का प्राप्त हुआ है 50,000 के लिए इनाम की राशि को, जो भी इसका सूचना देगा उसको राशि के लिए हम लोगों ने इसका आगे कार्रवाई की। कैमूर में 4 सिरकटी लाश मिलने के बाद दहशत का माहौल है। ये मामला सीरियल किलिंग का हो सकता है। पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना आसान नहीं है। अंदेशा है कि नदी और नहर में मिले शवों का आपसी कनेक्शन हो सकता है। नदी और नहर में मिले डेड बॉडी के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं और यह एक ही जघन्य हत्याकांड का हिस्सा भी हो सकते हैं। बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। और देखिए बड़ी खबर, ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकाने पर ईओयू ने छापेमारी की है। कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के 4 ठिकाने पर ईओयू की छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। गोपाल कुमार पर कुल 2,61,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य मिला है, जो इनके ज्ञात आय से लगभग 81.5% अधिक है। ईओयू डीआईजी एमएस ढिल्लो ने इसकी जानकारी दी है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अमित, कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकाने पर ईओयू की छापेमारी, क्या अपडेट अब तक इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये जो कार्रवाई है वो आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखने के मामले में किया गया है और फौरी तौर पे इसकी जानकारी जो है वो ईओयू के जो अधिकारी हैं उनको मिली थी और उसके बाद इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन कराने के बाद आज सुबह से ईओयू की 4 अलग अलग टीमें जो हैं, पटना में 2 ठिकाने हैं, इसके अलावा जो झाझा जहाँ पे स्थापित हैं वहाँ का कार्यालय और किराए के जो मकान जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे ये जो है कार्रवाई की जा रही है। तो ये कार्रवाई जो है सुबह ही शुरू हुई है और जो जानकारी मिली है फौरी तौर पे जो ईओयू के जो अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो गोपाल कुमार है इन्होंने 2,61,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है, जो इनके ज्ञात आय से 81.5% अधिक है। और चूंकि लगातार चाहे पूर्ववर्ती सरकार नीतीश कुमार की रही या वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसके तहत ये जांच एजेंसियां जो हैं बिहार की ये लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत आज ईओयू ने इनके 4 ठिकानों पर, जिसमें से पटना के 2 ठिकाने हैं, एक मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी कार्रवाई जो है कंकड़बाग स्थित जो इंदिरा नगर पटना में इनका जो मकान है वहाँ पे किया जा रहा है। जमुई के KKM कॉलेज के समीप किराए का आवास है वहाँ किया जा रहा है और जो झाझा में इनका कार्यालय है वहाँ पे तलाशी अभियान की जा रही है। और जो जानकारी दिया गया है ईओयू की तरफ से उसके अनुसार ये बात कही गई है कि जब कार्रवाई पूरी होगी, पूर्ण हो जाएगी तो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन फौरी तौर पे ये जानकारी है कि इन्होंने अपने आय के स्रोत से 81.5% अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो लगभग 2,61,00,000 रुपए अधिक बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।